चलिए, तो अब हम लोग देखिए हमारी जो रिडेम्पशन करने की कुछ मेथड्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो भी हमारे जब भी हम रिडेम्पशन किसी भी कंपनी को जो डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर्स होते हैं उन्हें अगर हम लोगों को रीपेमेंट करना है एक टाइम पीरियड के बाद, तो कुछ एक्ट हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उसी पॉइंट की। हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ redemption of debenture according to Company Act 2013 and SEBI गाइडलाइन। दोस्तों सेबी ये वर्ड, ये जो टर्म्स है सेबी, आप लोगों ने देखा होगा, इसका हमने इससे पहले भी ये वर्ड हमने यूज कर लिया था सेबी के अकॉर्डिंग। जब भी हमने शेयर वाला पार्ट किया था वहाँ पे सेबी आया था। सेबी की फुल फॉर्म भी आती है, सेबी कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और सेबी और तो और आप लोगों के सिलेबस में भी दे रखा है कि सेबी जो एक्ट है उसको आप लोगों को पढ़ना है। जो भी आप लोगों की फॉर्म से हैं, जो भी आप लोगों के कुछ एक्ट्स दे रखे हैं इस बार कंपनी ने जो हमारे सिलेबस में, तो सेबी एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, सभी चीज़ें हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेबी एक्ट को भी आप लोगों को पढ़ना है। तो सेबी क्या कहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म आती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे जितनी भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी कंपनी ट्रेड करती हैं हमारे भारत में, उनको रेगुलेट करने के लिए सेबी एक संगठन है जो उन्हें रेगुलेट करता है। उसी के दिशा निर्देशानुसार जो भी पैसा मार्केट में लगता है तो उसे रेगुलेट करता है हमारा सेबी। तो याद रखेंगे, तो वो भी गाइडलाइन, उसकी गाइडलाइन प्लस हमारा कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है रिडेम्पशन जो भी हम लोग करेंगे, जब भी डिबेंचर का रिडेम्पशन करेंगे तो वो इन्हीं के थ्रू, इन्हीं की गाइडलाइन, इन्हीं के रूल रेगुलेशन के तहत होता है। तो सबसे पहले इनमें जो हमारी टर्म्स आती है वो है हमारा DRR। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि यहाँ से कई बार आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो DRR क्या है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं ऋणपत्र शोधन संचय। ऋणपत्र शोधन संचय। अब ये क्या होता है, तो देखिए नाम ही से पता समझ में आ रहा है, जब भी हम लोग डिबेंचर का रिडेम्पशन करेंगे तो उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट होगा, और वो किसके तहत होगा, इन्हीं कंपनी एक्ट और सेबी गाइडलाइन के तहत होगा। तो आप लोग को याद रखेंगे। तो जनरली आप लोग को एक बात तो पता है कि जो भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होगा, ये हमें जब भी कोई कंपनी को जब भी वो डिबेंचर इशू करेगी तो उस कंपनी को उसके लिए एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, और ये कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 एंड सेबी के गाइडलाइन के अनुसार। यानी अगर आपने डिबेंचर इशू करे हैं तो आप लोगों को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना बहुत जरूरी है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों का जरूरी है, कंपलसरी है। तो जनरली हम लोग इसकी एक जो जनरल एंट्री बनती है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए जनरल एंट्री बनती है इसकी, जो भी हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसकी जो जनरल एंट्री हमारी पास होती है वो आती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फिर आएगा सरप्लस कौन सा, जो भी बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो हमारा आएगा यहाँ पे, और टू हम करेंगे इसे DRR। तो
तो आप लोग याद रखेंगे। तो ये इसकी जनरल एंट्री होती है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तहत हमारी जनरल एंट्री होगी। जनरली यहाँ पर को जो अगर हम लोग बात करें जो जनरल रिजर्व होता है और डिविडेंड इक्वलाइजेशन होता है उसका यूजेस बहुत कम होता है, वो दिया ही नहीं होता है। जनरली हमारे पास सरप्लस ही होता है, सरप्लस से ही हम लोग DRR क्रिएट करते हैं। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, जो DRR होता है तो कंपनी की गाइडलाइन है कि आप लोगों को मिनिमम 25% जो है DRR जो है क्रिएशन करना जरूरी है, यानी क्रिएट करना जरूरी है, यानी कम से कम रिडम्पशन से पहले आप लोगों को मिनिमम 25% जरूरी है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जितने भी हमारे बैंक हैं, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उन्हें ये एग्जाम करता है, यानी उनके लिए जरूरत नहीं है कि वो DRR क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी पैसा होता है, तो उन्हें जरूरत नहीं होती कि उन्हें मिनिमम 25% DRR क्रिएट करने की उन्हें जरूरत नहीं होती है। ये आप लोग को याद रखना है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे नोट करके आप लोग को याद रखना है, सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी एक रूल जो लास्ट टाइम पे भी क्वेश्चन में पूछा गया था, आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे को जो भी अनलिस्टेड कंपनी होती है, अनलिस्टेड कंपनी, जो भी अनलिस्टेड कंपनी होती है उन्हें 10% DRR क्रिएट करना पड़ता है होता है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों ने देखा अनलिस्टेड कंपनी को उन्हें 10% DRR क्रिएट करना जरूरी होता है। ये याद रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। इसके अलावा दोस्तों अगर करें 25% और अदरवाइज कंपनी है तो 10% बनाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर 2 पॉइंट की और बात करें तो यहां पर को जो DRR होता है दोस्तों, जो DRR होगा जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे, उन्हीं का ही डिबेंचर, सिर्फ उन्हीं के लिए DRR बनाना जरूरी है। अब जो कन्वर्टेबल होंगे उनके लिए तो रिडम्पशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, जो भी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे उनका ही DRR बनेगा, क्योंकि जो कन्वर्टेबल होंगे एक समय के बाद तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में। तो वहां पर को आप लोगों को ये याद रखना है, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे उसी का ही डिबेंचर हमें बनाना पड़ेगा। 1-2 पॉइंट और हैं जो आप लोग को याद रखने हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जो सेबी की गाइडलाइन है, जो भी हमारा कंपनी एक्ट है, यहां पर को दिया गया है कि जो मिनिमम यहां पर को अगर कोई डिबेंचर 18 मंथ, ये 18 मंथ वाला पॉइंट भी याद रखेंगे, अगर कोई डिबेंचर 18 मंथ के लिए इशू किए हैं तो भी DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर कोई डिबेंचर हमारे 18 मंथ के लिए ही इशू किए गए हैं तो वहां पर को आप लोगों को DRR बनाने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट और याद रखेंगे आप लोग, अब मान लेते हैं ये जो DRR हम लोग क्रिएट करते हैं 25%, तो ये हम लोग कभी भी रिडम्पशन से पहले कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं आज की डेट में जैसे अभी अक्टूबर नवंबर में, किसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में अगर हमें रिडम्पशन का डेट आ रही है तो हम उससे पहले मार्च अप्रैल तक का उसका क्या करेंगे, हम लोग डिबेंचर जो है उसके लिए DRR क्रिएट कर सकते हैं। मतलब रिडम्पशन से पहले ही आप लोग बनाना जरूरी है, ये ऐसा बोला गया है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग को याद रखना है, मान लेते हैं हमने रिडम्पशन किया किसका, डिबेंचर का। अब इसके बाद भी हमारे जो DRR है, मान लेते हैं DRR में अगर पैसा हमारे पास बैलेंस बच जाता है, जो DRR का बैलेंस होता है, जो भी DRR बैलेंस होगा। अब DRR बैलेंस से क्या मतलब है, मतलब हमने रिडम्पशन कर दिया उसके बावजूद भी हमारे पास जो है DRR में बैलेंस बचा है, तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में। याद रखेंगे आप लोग, जनरल रिजर्व में हम लोग इसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग जनरली एंट्री क्या करेंगे, इसकी जो भी हमारे पास DRR का बैलेंस बच जाएगा रिडम्पशन करने के बाद, उसे हम लोग जनरल रिजर्व के अंतर्गत डालेंगे। आप लोगों ने कर लिया है।
तो अब मैं इसे रफ करता हूँ और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को डीआरआर समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से मैं रिकैप करवा देता हूँ। देखिए क्या करना है, हमें जो डीआरआर है वो हमें मतलब ऋण पत्रों का जो शोधन हम लोग करते हैं, जनरली उसकी जनरल एंट्री बनेगी हमारी जनरल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट, हमारा सॉरी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर को 25% मिनिमम बनाना है, लेकिन जो भी अनलिस्टेड कंपनी होगी उससे 10% बनाना जरूरी होता है। तीसरा हम लोगों ने जाना, जो भी हम लोग बात करते हैं जो भी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं उन्हीं से हम लोग डीआरआर बना सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो 18 मंथ के लिए जो भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो उनके लिए डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमने ये जाना था कि जो भी डीआरआर का जो बैलेंस होता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, वो उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं।